स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर क्या? टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब वो कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हमारा स्टार्टिंग मतलब अब जैसे ये देखो ना कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ये एक्सक्यूज, अगर आपको ये सरप्लस गिवन है, इसका मतलब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो क्या हमें अप्रोप्रिएशंस रिवर्स करनी होंगी? यस सर। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नो सर। क्या हमें अप्रोप्रिएशंस रिवर्स करनी होंगी? नो नो सर। सर। नो। जब अभी माइनस ही नहीं हुई तो मैं रिवर्स क्यों करूंगा? लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है, तो क्या मुझे अप्रोप्रिएशंस, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो क्या मुझे अप्रोप्रिएशंस रिवर्स करनी होंगी? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है आर्यन आपके हिसाब से? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड? सर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ये रहा आपके आंखों के सामने। इसमें निकला पीबीटी, फिर माइनस हुआ टैक्स। ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या होता है, ये क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही पता चलता है। अप्रोप्रिएशंस तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके होती है। यस और नो? क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे डिविडेंड आता है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या नो सर। स्टेटमेंट ऑफ नहीं आता, तो फिर वो कहाँ एडजस्ट होता होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आता है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आता है? नो सर। तो वो सब कहाँ आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दैट इज द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो क्या अभी अप्रोप्रिएशंस हुई हैं? नो। नहीं हुई है। बट क्या हो चुका है? टैक्स माइनस हो चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या टैक्स माइनस हो चुका है पीएटी निकालने के लिए? यस सर। यस सर। क्या इंटरेस्ट माइनस हो चुका है पीएटी निकालने के लिए? यस सर। यस सर। तो मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज द प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं क्या ऐड बैक करूंगा? एक तो टैक्स, और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? लॉस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई, एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स, इंश्योरेंस क्लेम। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स यूज होंगे आपके थ्रू आउट द चैप्टर, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में से, कोर्स में से डिलीट हो गए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पूछ सकते हैं, आपको बस ये एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस के कुछ एग्जांपल,
लॉस ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स के कुछ एग्जांपल, इंश्योरेंस क्लेम्स व्हिच यू हैव रिसीव्ड। अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड बैक कर रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एड बैक क्यों कर रहे हैं? अब मैंने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट कराई थी, करंट ईयर प्रोविजन ऐड बैक हो जाता है। क्यों ऐड बैक हो जाता है इसकी बात करें, इसलिए हमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना जनरेट हुआ उस साल में। तो ऐड बैक इसलिए हो रहा है, इट हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट्स फॉर द करेंट ईयर, बट बट not not the cash balance। क्यों? एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये तो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यस और नो? यस सर। तो इसलिए हमें, हमारे पास कैश तो पड़ा हुआ है, तो हमें देखना है कि ऑपरेशन से कितना कैश आया, तो इसको ऐड बैक कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। हमें चाहिए ऑपरेशन, उसने अगर मेरा लॉस हुआ ड्यू टू एन अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर वट एवर, उस लॉस की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, यस और नो? यस, Yes, sir. मेरे प्रॉफिट्स Yes, तो sir. कम हो गए, मेरे प्रॉफिट तो, बट क्या ये कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? No, sir. तो हम No, ऐड sir. बैक कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस। ये दोनों आइटम्स क्यों ऐड हुए समझ आ गया? Yes, sir. ये नॉन कैश था, ये नॉन ऑपरेटिंग। अब माइनस कर देंगे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, मनी रिसीव्ड is not an operating income। इनकम टैक्स रिफंड आया आपको, आपके लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो? इनफ्लो। Inflow. पैसा, पैसा तो आ गया, तो मतलब आपका कैश बैलेंस तो बढ़ गया, बट क्या ये कोई बिजनेस इनकम है? No, sir. नो सर। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बिजनेस से कितना कैश जनरेट हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर आपके कैश बैलेंस में, बैंक बैलेंस में ऐसा कुछ पैसा इंक्लूडेड है जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो रिफंड क्यों माइनस हुआ समझ आ गया? Yes, sir. एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू, तो अगेन ये माइनस हो रहे हैं, क्यों? ये भी हमारे लिए क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका फाइनल फिगर है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो है। स्टेप 1 सीख रहे हैं अभी बस, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। तो ऐड बैक हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा, करेंट ईयर बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स के हो सकते हैं दो बैलेंस हो, तो करेंट ईयर, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर ऐड बैक होता है, वो होता है प्रोविजन करेंट ईयर का, जो पिछले साल का प्रोविजन है वो तो इस साल पेमेंट होगी। तो ऐड बैक हो गया प्रोविजन, ऐड बैक होंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस, माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन इफ एनी। ये कब है? अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। बट कभी कभी हो सकता है कि हमें बैलेंस शीट गिवन हो, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद है बैलेंस शीट में एक हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, Yes, sir. उसमें जो सर, अगर बैलेंस शीट है आपके सामने तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ रहा होता है कैपिटल रिजर्व, अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम, काफी सारे आपके रिजर्व्स आ रहे होते हैं। लास्ट में आता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, याद है? Yes, sir. अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है तो इसका मतलब अप्रोप्रिएशंस भी हो चुकी हैं, यस और नो? Yes, sir.
मतलब मेरे साथ कम्युनिकेट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मतलब हम सब साथ हैं। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है सरप्लस, दैट इज द बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब अप्रोप्रिएशंस भी हो चुकी हैं, तो बाकी तो होगा ही होगा, इसकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, आप ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड, जो अभी आपका डिविडेंड है, वो चीज़ें रिजर्व्स हैं वो आ जाएंगे। तो अब ध्यान से देखना, एक तो ऐड बैक हो जाएगा डिविडेंड, एक हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड, एक हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। अब नया क्या आया, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। एक आया फाइनल डिविडेंड, दैट इज द प्रपोज डिविडेंड, एक आया इंटरिम डिविडेंड, एक आया रिजर्व्स। एक एक करके बात करते हैं। मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में बताई थी कहानी। तो मुझे, कौन है आप में से अच्छा बच्चा, कौन मतलब किसको कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है प्रपोज डिविडेंड के बारे में, जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ कहानी सुनाई थी। ट्राई करो, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा। इशिता, ठीक है, अब एक एक करके। आर्यन तालियां बजा रहा है अभी से ही। अभी रुक जा बेटा, बाद में बजेगा, आंसर तो देने दे पहले। अब ध्यान से देखना। अबे हटाओ ना, अभी से कैसे हटाऊं। चलो छोड़ो। इशिता, Yes, sir. ठीक है, हम प्रपोज डिविडेंड के बारे में। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका नेचर क्या होता है? Um, Current year ka, it's I think a contingent liability. I प्रपोज mean previous डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के नॉर्मली, नॉर्मली प्रपोज डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? एनुअल डिविडेंड। एनुअल और फाइनल डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड के नॉर्मली दो बैलेंस होते हैं, करंट ईयर बैलेंस और प्रीवियस ईयर बैलेंस। तो बताओ बेटा, करंट ईयर बैलेंस आपके हिसाब से क्या होता है? um सही बोल रहे हो? contingent liability. इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो व्हाट डज दैट मीन? So it means that it may or may not arise in the future. तो अभी इसका कोई अप्रूवल आया नहीं है, हो सकता है देंगे, हो सकता है नहीं देंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या करते हैं? करंट ईयर की जो बन रही है, कुछ भी नहीं, तो वो फुटनोट्स या अकाउंट्स में दिखाते हैं। वो तो while preparing the financial statements हो गया। while preparing cash flow statement it is to be ignored। हम्म। प्रीवियस ईयर बैलेंस का क्या करता है प्रपोज डिविडेंड के? प्रीवियस बैलेंस को दिखा देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। आई मीन इट हैज बिकम लाइक लायबिलिटी, सो वी अज्यूम कि वो लाइक फाइनलाइज हो गया एंड वी हैव टू पे इट टू द शेयर होल्डर्स। Correct, we assume that it must have been approved, approved in the current year, therefore it will be paid। फाइनल डिविडेंड का होता है विद इन 30 days ऑफ अप्रूवल आपको पे करना है। इंटरिम डिविडेंड होता है विद इन 7 days ऑफ अनाउंसमेंट। उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होता। प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर बैलेंस कंप्लीटली इग्नोर, प्रीवियस ईयर बैलेंस का ही करना है जो भी करना है। अब आपने प्रीवियस ईयर बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे करा, अगर डिविडेंड पे करोगे तो कैश बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बट नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। करेक्ट। तो जो आपने डिविडेंड पे करा होगा उसने आपके सरप्लस को बढ़ा दिया होगा या कम कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। वेरी गुड। अब आपका कुछ था प्रॉफिट 10 लाख था, अगर आपने 2 लाख डिविडेंड के लिए सेट असाइड कर दिया तो आपका सरप्लस में बस 8 लाख बचे होंगे। तो जो आपने डिविडेंड पे करा होगा उसने आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस कर दिए। कौन सा? पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड ड्यूरिंग द ईयर कौन सा होता है? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ, ये ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर।
ये क्यों ऐड बैक हो रहा है? बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे तो ये कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आया। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो तो डिविडेंड माइनस करने के बाद आया सरप्लस। तो मैं ऐड बैक करूंगा ना, क्योंकि ऑपरेशन से तो उससे ज्यादा आया होगा। मेरे पास ऑपरेशन से आए थे 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डिविडेंड ही है खर्चा। 10 लाख आए थे, मैंने 3 लाख का डिविडेंड सेट असाइड कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, तो सरप्लस में कितना पैसा बच गया? सो फिर से बोलिएगा। 10 लाख थे मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने 3 लाख का डिविडेंड पे कर दिया, तो मेरे पास सरप्लस में कितना पैसा बच गया? डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, तो मेरे पास कितना पैसा बच गया? 10 lakhs. 7 लाख। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे 7 लाख से ये कैलकुलेट करना है कि ऑपरेशन से मैंने कितना कमाया, तो मेरे को डिविडेंड को ऐड बैक करना पड़ेगा। ये समझ आया? Yes, sir. तो डिविडेंड ऐड बैक क्यों हुआ? क्योंकि इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इंटरिम डिविडेंड सेम लॉजिक, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं कि अगर आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस हो गए, बट क्या कोई पेमेंट हुई है? No, sir. नहीं। तो इसको ऐड बैक कर देते हैं। तो ये सब ना इस लॉजिक पे बेस्ड है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है सरप्लस, तो मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो ऐड बैक कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को ऐड बैक करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो वापस ऐड बैक करना पड़ रहा है। तो ये था। समझा तो रहा हूँ आपको क्यों क्यों ऐड करना है। समझने के बाद अगर याद नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जल्दी से एक क्विक रिकैप। सरप्लस स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ से आप निकालेंगे सरप्लस, निकालेंगे प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, जो इस साल का प्रॉफिट है, इसमें ऐड बैक करते हैं। क्या ऐड बैक करते हैं? प्रपोज डिविडेंड। कौन सा? प्रीवियस ईयर। ऐड बैक करते हैं, क्या ऐड बैक करते हैं? इंटरिम डिविडेंड। ऐड बैक करते हैं, क्या ऐड बैक करते हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ऐड बैक करते हैं, क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कौन सा? करेंट ईयर। ऐड बैक करते हैं, क्या ऐड बैक करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स। स्टार्टिंग पॉइंट का बस ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो अप्रोप्रिएशन नहीं हुई है। क्या है अप्रोप्रिएशंस? आपकी डिविडेंड दोनों और ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर सरप्लस बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में भी कभी कभी होता है दो बैलेंसेस दे रखे हो करंट ईयर, तो उस साल का प्रॉफिट, उस साल का कितना हुआ एडिशन, तो होता है करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। ये बात बहुत ही सिंपल सी है, जब क्वेश्चन सामने आएगा मैं तब बता दूंगा। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, जब साल शुरू हुआ तो पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था 6 लाख रुपए, जब साल एंड हुआ तो आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 10 लाख रुपए। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में था 6 लैक्स, एंड ऑफ द ईयर में 10 लैक्स, तो जो 4 लैक्स है एडिशन, वही तो करेंट ईयर का सरप्लस जनरेट हुआ होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. बहुत बेसिक सी पॉइंट होगा। मेन ये देखना है कि क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या माइनस हो रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये जो है ना डिफरेंस 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 बिटवीन व्हाट क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ये बताया मैंने आपको, करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, 2 साल के बैलेंस हो गए, उनका जो डिफरेंस है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा।
फोकस अभी ये कि क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, वो बहुत बेसिक सी चीज है, क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा आपको। जल्दी से रीड करेंगे अभी प्लीज ढंग से ध्यान से, कोई भी स्टेप नहीं समझ आएगा तो पूछे।